नमस्कार। माँ प्रज्ञा कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं भगवती प्रसाद सोनील, प्रवक्ता इतिहास। आज हम बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। बीए बीएड थर्ड, इसमें भी जो अपने अध्ययन का विषय है, बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना। बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना, यह इसका पार्ट थर्ड फोर्थ है। ठीक है बच्चों, इससे पहले वाली क्लासों में हमने जनरली बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बारे में विभिन्न पक्षों को देखा। उसमें सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां, इनका विस्तृत चर्चा परिचर्चा की। फिर प्लासी के युद्ध को देखा, 23 जून 1757 को, जो क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था, जहां सिराजुद्दौला की 50,000 सेना थी, क्लाइव की वहां 3,000 सेना थी, और इन 3,000 सेना परास्त हो गई और बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो गई। इससे आगे चलकर जब षड्यंत्र रचा गया तो बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया। मीर जाफर से अत्यधिक धन की वसूली की गई, तो मीर जाफर को इस बात को लेकर वह उनकी जरूरतों को पूरा न कर सका, तो उसे उसके पद से हटा दिया गया। यानी अंग्रेजों ने राजा नवाब की जो गद्दी थी वो दूसरों को बेच दी। मीर जाफर को हटाया जाना। अगला जो हम इसमें पढ़ेंगे, मीर जाफर को हटाया जाना। क्लियर बच्चों? मीर जाफर को हटाया जाना। जुलाई 1760 में वेंसिटाट को फोर्ट विलियम का गवर्नर बनाया गया और कलकत्ता भेजा गया। कलकत्ता काउंसिल के 16 सदस्यों में से अनेक उसके वरिष्ठ सदस्य थे, अतः उन्हें वेंसिटाट की नियुक्ति पसंद न आई। यानी जो और वरिष्ठ सदस्य थे उनको वेंसिटाट की नियुक्ति पसंद नहीं आई, क्योंकि उससे सीनियर बैठे थे। कलकत्ता काउंसिल के अधिकांश सदस्य धन लोलुप तथा भ्रष्ट थे। ऐसे लोगों के मध्य वेंसिटाट ठीक ढंग से कार्य न कर पाया। स्थिति उस समय और भी विषम हो गई, जबकि उसके 3 समर्थक सदस्यों को काउंसिल की सदस्यता से हटा दिया और उनके स्थान पर उसके विरोधियों को नियुक्त कर दिया। वेंसिटाट के प्रमुख विरोधी एलिस को कंपनी की पटना स्थित फैक्ट्री का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कंपनी ने पदाधिकारियों में जिस तेजी के साथ परिवर्तन किया जा रहा था, उससे मीर जाफर को कठिनाइयां उत्पन्न होने लगी। शहजादा अली गौहर का भय अब भी बना हुआ था, क्योंकि कुछ स्थानीय जमींदार और सरदार उससे गुप्त सहयोग दे रहे थे। मराठों भी चोट वसूली के नाम पर निरंतर बंगाल में आते रहते थे। अंग्रेजों ने नवाब को इन सभी संकटों में बराबर सहायता दी, परंतु हमेशा यह शिकायत बनी रही कि नवाब और उसके पुत्र मीरन की तरफ से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा। जब मीर जाफर ने अंग्रेजों के समर्थक राय दुर्लभ को मंत्री पद से हटा दिया तो उसका असंतोष और अधिक बढ़ गया। 3 जुलाई 1760 को किसी ने मीरन की हत्या कर दी, यानी जो मीर जाफर का पुत्र था उसकी हत्या कर दी, जिससे अंग्रेजों को नायब नवाब की नियुक्ति का अवसर मिल गया। यानी उसका सब्स्टिट्यूट या उसका उत्तराधिकारी नियुक्ति का अवसर मिल गया। उन्होंने किसी भी ऐसी स्थिति को नियुक्त करने का निश्चय किया जो उनके इशारों पर काम कर सके, यानी ऐसे व्यक्ति को बनाए जो वह उनके इशारों पर काम कर सके और उनके इशारों पर चल सके, और काफी भेंट और उपहार उन्हें दे। ऐसा व्यक्ति मिल गया था जो मीर जाफर का दामाद मीर कासिम था। यानी मीरन की हत्या होने के बाद उसका जो सब्स्टिट्यूट, जो उसका उत्तराधिकारी बना, वो मीर कासिम था। मीर कासिम अत्यंत ही धनी था। उसे नायाब बनते ही अंग्रेजों को हर प्रकार से सहायता दी और आश्वासन दिया। उससे प्रत्येक बहुमूल्य
उपहारों से अंग्रेज पदाधिकारियों को खुश किया। अब उन्होंने मीर कासिम को नया नवाब बनाने का षड्यंत्र रचा, यानी मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नया नवाब बनाने का षड्यंत्र रचा, ताकि उन्हें धन की प्राप्ति हो सके। इस संबंध में जो घटनाएं घटित हुई उन्हें 1760 की रक्तहीन क्रांति कहा जा सकता है। यानी 1760 में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को शासक बना दिया। यह एक रक्तहीन क्रांति थी बंगाल में। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भी धन की सख्त आवश्यकता थी। दक्षिण में फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध के कारण उसका खजाना खाली हो चुका था। अतः मद्रास के अधिकारी बंगाल में नियुक्त अधिकारियों से बराबर धन की मांग कर रहे थे, यानी बराबर पैसे मांग रहे थे। बिहार में नियुक्त अंग्रेजी सेना को वेतन नहीं चुकाया गया। वहां के सैनिक बगावत की बात करने लगे। कंपनी को इस आर्थिक संकट से उबारने वाला मीर कासिम ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके पास धन था, वह नवाब बनने की इच्छा भी रखता था। ऐसी स्थिति में 27 सितंबर 1760 को वेंसिटाट ने मीर कासिम को एक गुप्त समझौता किया, और जिसमें मीर कासिम को नवाब बनाने की बात कही गई थी। उसके बदले में मीर कासिम ने निम्न 3 आश्वासन दिए, यानी मीर कासिम ने भी 3 आश्वासन दिए और उससे समझौता किया। पहला, वह अंग्रेजों का घनिष्ठ मित्र बना रहेगा। दूसरा, बंगाल की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रिटिश सेना मीर कासिम को पूरा सहयोग देगी। दूसरी, मीर कासिम ने अंग्रेजों की इस सेना का व्यय के लिए उन्हें बर्दवान, मिदानपुर, चटगांव का प्रदेश देना स्वीकार किया। तीसरा, सिलहट में उत्पादित सीमेंट का आधा भाग अंग्रेजों को 3 वर्ष तक खरीदने का अधिकार होगा। चौथा, मीर जाफर से कंपनी को जो बकाया धनराशि है उसे चुकाने का आश्वासन दिया। 5वां, दक्षिण में कंपनी द्वारा लड़े जा रहे युद्ध में मीर कासिम ने 5 लाख रुपए देने का वचन दिया। मीर कासिम कलकत्ता काउंसिल के सदस्यों को लगभग 4,52,000 पाउंड उपहार में देगा। इसमें 50,000 पाउंड वेंसिटाट को, 27,000 पाउंड होलवेल को, 25,000 प्रत्येक सदस्य को देगा। पाउंड में यह राशि है, यानी बहुत धन उनसे वसूल किया गया। इस समझौते को बहुत ही गोपनीय रखा गया। मीर जाफर को इसकी भनक नहीं पड़ी। अतः अक्टूबर 1760 में वेंसिटाट सेना सहित मुर्शिदाबाद गया और मीर जाफर को गद्दी छोड़ने की बात कही। नवाब क्रोधित हो उठा, चूंकि ब्रिटिश सेना उसके महल में को घेरी हुई थी। अतः विवश होकर उसे अंग्रेजों की बात माननी पड़ी। उसने पर्याप्त निर्वाह भत्ता तथा सुरक्षा के आश्वासन पर मीर कासिम के पक्ष में गद्दी का त्याग कर दिया। इसके बाद कलकत्ता चला गया और वहीं रहने लगा। मीर कासिम को नया नवाब घोषित कर दिया गया। मीर जाफर को गद्दी से उतारने के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए कलकत्ता काउंसिल ने कहा, नवाब मीर जाफर क्रोधी, क्रूर, लालची और विलासी प्रवृत्ति का था। उसे निकट के व्यक्ति पूर्णतः दास, खुशामदी तथा उसकी बुराइयों की पूर्ति के साधन बन गए। अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि उसने बिना किसी कारण के विभिन्न स्तर पर व्यक्तियों के खून बहाया। कलकत्ता काउंसिल के ये आरोप बेबुनियाद तथा सत्य से परे है। सत्यता यह है कि अंग्रेजों ने उसे स्वतंत्र रूप से शासन चलाने का अवसर ही नहीं दिया। 1765 ईस्वी में क्लाइव ने स्वीकार किया था कि नवाब पर लगे गए आरोप असत्य थे। होलवेल ने नवाब पर जो अमानवीय क्रूरता और हत्या का आरोप लगाया उसमें लेश मात्र भी सत्यता नहीं है। वस्तुतः मीर जाफर को हटाने के लिए किसी बहाने की आवश्यकता थी और उसके लिए झूठा दोषारोपण किया गया था। कुछ इतिहासकारों ने समूचे कांड के लिए मीर कासिम को दोषी ठहराया, परंतु डॉक्टर नंदलाल चटर्जी का मत है कि इसके लिए मीर कासिम को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। विश्वासघाती मीर जाफर, विश्वासघात का फल मिलना अनिवार्य है, यानी विश्वासघाती मीर जाफर था और उसे उसका दंड मिलना अनिवार्य था। अगला शासक बनता है मीर कासिम। मीर जाफर को हटा दिया गया, अब नया शासक बनेगा मीर कासिम। मीर कासिम के प्रारंभिक जीवन के बारे में विशेष जानकारी नहीं मिलती है। उसका जन्म निश्चय ही कुलीन परिवार में हुआ होगा।
तभी मीर जाफर ने उसे दामाद चुना था। मीर जाफर ने के शासनकाल में मीर कासिम ने पूर्णिया और रंगपुर के फौजदार में अपनी सेवाएं दी और अपनी प्रशासनिक प्रतिभा का अच्छा परिचय दिया था। वह एक योग्य सेनानायक भी था। मीरन की मृत्यु के बाद उसकी महत्वाकांक्षा जाग उठी और वह बंगाल का नवाब बनने का स्वप्न देखने लगा। अंत में वेंसिटाट से साठगांठ करके वह बंगाल का नवाब बनने में सफल रहा। नवाब बनते ही मीर कासिम जो पहले समस्या का सामना करना पड़ा वह धन की समस्या थी। यानी मीर कासिम शासक तो बन गया पर उनके सामने भी समस्या वही थी। सबसे पहली धन की समस्या थी। उसे न केवल अंग्रेजों को बहुत सा धन देना था अपितु प्रशासन व्यवस्था को भी सुधारना, सेना का पुनर्गठन करने के लिए धन की आवश्यकता थी। इसके लिए उसे सभी प्रकार के प्रयास करने पड़े। जिस व्यक्ति के पास भी धन की जानकारी उसे मिली उसे मीर जाफर का समर्थक ठहराकर उसके धन को जब्त कर लिया। यानी जिसके पास ज़्यादा पैसा दिखा उसे मीर जाफर का बोलते हैं ना, उसका पिछलग्गू बता दिया, उसका समर्थक बता दिया और उसके धन को जब्त कर लिया। अधिकांश पुराने राज के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया। राजस्व विभाग का पुनर्गठन किया, विश्वस्त व्यक्तियों को नियुक्त किया, सरकारी खर्च में कमी की दृष्टि से बहुत से कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया। सरकारी खर्च में कमी करने की दृष्टि से बहुत से कर्मचारियों को हटा दिया। जनता पर भी नए नए कर लगाए। फलस्वरूप राज्य की आय में काफी सुधार हो गया। वास्तव में मीर कासिम योग्य शासक था। वह प्रशासन की आवश्यकताओं को उसे अच्छा ज्ञान था। मीर कासिम ने सेना की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता का अनुभव किया ताकि वह बाह्य आक्रमणों और आंतरिक उपद्रवों का सामना करने में कारागार सिद्ध हो सके। बंगाल को भी शाह आलम द्वितीय के आक्रमण, मराठों की लूट खसोट, अवध में नवाब की विस्तारवादी नीति का भय बना हुआ था। वीरभूम के जमींदार तथा बिहार के उप सूबेदार जैसे आंतरिक शत्रुओं का दमन करना भी था। अंग्रेजों को उसकी कार्यवाही से संदेह उत्पन्न न हो जाए इसके लिए सबसे पहले उसने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, जो कलकत्ता से काफी दूर थी। यहाँ रहकर वह कंपनी के अधिकारियों के नियंत्रण से मुक्त होकर अधिक स्वतंत्रता से काम कर सकता था। मुंगेर में उसने बारूद बनाने तथा अच्छी तोहफे का कारखाना भी स्थापित किया। अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित करने की दृष्टि से उसने फ्रांसीसियों तथा अमेरिकन अफसरों को नियुक्त किया। यानी उसने सेना का पश्चिमीकरण करने के लिए फ्रांसीसी और अमेरिकियों को सेना को बनाने का नेतृत्व सौंपा, नियुक्त किया। इसके बाद मीर कासिम ने उन सभी विरोधी जमींदारों तथा अधिकारियों का दमन किया जो नवाब की अवज्ञा करते थे। यानी जो नवाब की आज्ञा नहीं मानते थे उनका भी उसने दमन कर दिया। बिहार के नवाब रामनारायण को हटा दिया और उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। अवध के नवाब वजीर से समझौता कर सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं व्यवस्था की स्थापना की। इस प्रकार थोड़े ही समय में मीर कासिम ने सुयोग्य और प्रतिभाशाली प्रशासक और संगठनकर्ता का परिचय दिया। किंतु ये मीर कासिम ने अच्छे काम किए, सेना का पुनर्गठन किया और आय की वृद्धि की, स्थानीय जमींदारों को दबाया, भ्रष्टों कर्मचारियों को हटाया, नए कर्मचारियों की नियुक्ति की और लोगों पर कर लगाए। ये सारे अच्छे काम उन्होंने बंगाल के लिए किए, किंतु ये अच्छे काम अंग्रेजों को पसंद नहीं आए। अतः दोनों के मध्य झगड़ा हो गया, अंग्रेजों के साथ झगड़ा। 1761 ईस्वी में प्रारंभ में शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों से बातचीत शुरू कर दी और स्वयं को दिल्ली के सिंहासन पर बैठने में उसकी सहायता की मांग की। यानी शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों से बातचीत शुरू की और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठाने के लिए मदद मांगी। अंग्रेजों ने उसे पटना में आमंत्रित किया और शाही सम्मान के साथ उसका स्वागत किया। उन्होंने मीर कासिम को शाह आलम को सम्राट मानने के लिए विवश किया तथा उसे 12 लाख रुपए नजराने के भी दिलवाए। यानी जबरदस्ती मीर कासिम से पैसे दिलवा दिए। अंग्रेजों ने शाह आलम के नाम से सिक्के भी डलवाए। अंग्रेजों की इस नीति के कारण मीर कासिम की स्थिति और अधिक कमजोर हो गई। उसे यह भय हुआ कि उसकी स्वतंत्रता भी न छीन ली जाए। इस घटना से मीर कासिम और अंग्रेजों के संबंध तनावपूर्ण हो गए। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में कंपनी के कर्मचारियों को व्यापार करने की और अधिक स्वतंत्रता मिल गई। वे लोग बिना सीमा शुल्क चुकाए अड़दल्ले से व्यापार करने लगे। प्रांतों के भीतर भागों में अंग्रेजी पदाधिकारियों ने अपने सैकड़ों कारखाने स्थापित कर लिए थे। इस कारण
कारखानों में मशीनें नहीं लगी हुई थी और न ही किसी वस्तु का उत्पादन होता था। ये तो एक प्रकार से उनके कार्यालय ये शाखाएं थी जहाँ इस प्रकार की वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता था, जैसे कि नमक, सुपारी, घी, चावल, मांस, मछली, चीनी को खरीदा और बेचा जाता था। तंबाकू, अफीम आदि थे। इन कारखानों की देखभाल के लिए अंग्रेजों ने अपने गोमास्ता यानी प्रतिनिधि नियुक्त कर रखे थे, जो प्राय भारतीय ही थे। और अपने अंग्रेज मालिकों की देखरेख में इन प्रतिनिधियों ने भी बिना शुल्क चुकाए व्यापार करना शुरू कर दिया। इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। एक तरफ तो नवाब की आय घट गई, दूसरी ओर भारतीय व्यापारियों के लिए अपना व्यापार कारोबार चलाना कठिन हो गया, क्योंकि उन्हें सीमा शुल्क चुकाना पड़ता था। अतः वे अंग्रेज गोमास्तों की तुलना में सस्ती दर पर सामान बेचने में असमर्थ थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का व्यापार बढ़ता गया, भारतीय व्यापारियों का माल घटता गया। मीर कासिम ने कंपनी और उसके अधिकारियों के व्यापार पर अंकुश लगाने का निश्चय किया। उसने फोर्ट विलियम के गवर्नर वेनसिटार्ट से शिकायत की कि वेनसिटार्ट स्वयं मुंगेर गया और उसने मीर कासिम के व्यक्तिगत विचार विमर्श किया और वह इस बात पर सहमत हो गया कि अब से कंपनी अपने सामान पर 9% शुल्क अदा करेगी। भारतीय व्यापारी 25 से 30% शुल्क दे रहे थे, परंतु कलकत्ता काउंसिल ने वेनसिटार्ट के प्रस्ताव को रद्द कर दिया। मीर कासिम निराश हुआ। उसने भारतीय व्यापारियों को भी निःशुल्क व्यापार करने की इजाजत दे दी। यानी अंग्रेज फ्री में व्यापार कर रहे थे, भारतीयों को नुकसान हो रहा था, तो मीर कासिम ने क्या किया, भारतीयों को भी फ्री कर दिया कि आप भी फ्री में व्यापार करें। मीर कासिम के इस कदम से अंग्रेज अत्यधिक नाराज हुए, क्योंकि उससे उनका विशेषाधिकार समाप्त हो गया। वह भारतीयों के समान स्तर पर आ गए। अब उन्हें बराबरी के स्तर पर भारतीय व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, जिससे वे हानि उठाने लगे। यानी अब अंग्रेजों को नुकसान हुआ। उन्हें नवाब को अपना आदेश वापस लेने को कहा, किंतु नवाब मीर कासिम ने इस बात को ठुकरा दिया। इस व्यापारिक संघर्ष से पुनः प्रश्न खड़ा हो गया, बंगाल का वास्तविक शासक कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा मीर कासिम। इसके बाद मीर कासिम ने कंपनी पर आरोप लगाया कि 1760 की संधि के अनुसार नवाब की सहायता के लिए जिस अंग्रेजी सेना को रखने तथा उसके व्यय 3 जिले प्रदान किए गए थे, वह सेना उसी के विरुद्ध काम में ली जा रही थी है। अतः अंग्रेज उन जिलों को वापस लौटा दें और उन जिलों का राजस्व वसूल किया वह भी लौटा दे। इससे दोनों पक्षों में और अत्यधिक तनाव हो गया। ऐसी स्थिति में कलकत्ता काउंसिल ने अपने सदस्यों हे और अमायत को नवाब से बातचीत करने के लिए भेजा। नवाब ने अंग्रेजों का प्रस्ताव ठुकरा दिया और हे को बंदी बना लिया। अमायत भागकर पटना चला गया। इस पर एलिस ने पटना पर आक्रमण कर बाजार को लूटा और बहुत से व्यक्तियों को मार दिया। नवाब के आदमियों के साथ हुई हाथापाई से अमायत मारा गया। मीर कासिम ने सेना भेजकर पुणे पटना पर अधिकार कर लिया। एलिस और उसके साथी अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया। यानी अब दोनों आमने सामने हो गए। अब दोनों के मध्य युद्ध लड़ा जाएगा, वो है बक्सर का युद्ध। अगला है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764। बंगाल की घटनाएं जिस तेजी के साथ घटित हो रही थी, उनके समाधान का एक ही मार्ग था और वह था युद्ध। कलकत्ता काउंसिल ने मीर कासिम को नवाब पद से हटाने का फैसला लिया। जून 1763 में मेजर एडम्स के नेतृत्व में अंग्रेज सेना मुंगेर की तरफ बढ़ी। 19 जुलाई 1763 को कटवा के निकट मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य युद्ध लड़ा गया, जिसमें नवाब पराजित हुआ। इसके बाद 3 और युद्ध लड़े गए, उन सभी में मीर कासिम परास्त हुआ। नवाब पटना की तरफ भाग गया। पटना में उसने अंग्रेज बंदियों और भारतीय बंदियों, जिनमें रामनारायण जगत बंधु आदि थे, को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद अवध की तरफ भाग गया। इस प्रकार 1763 में बंगाल के नवाब की गद्दी पुनः खाली हो गई। कलकत्ता काउंसिल ने मीर जाफर के साथ एक नया समझौता करके उसे दूसरी बार नवाब बनाया, यानी वापस मीर जाफर को नवाब बना दिया। मीर जाफर ने अंग्रेजों की सभी मांगें स्वीकार कर ली। परास्त मीर कासिम ने अवध के नवाब वजीर शुजा-उद-दौला की सहायता का निश्चय किया। इन दोनों शुजा-उद-दौला मुगल सम्राट शाह आलम के साथ इलाहाबाद में ठहरा हुआ था। शुजा-उद-दौला और मीर कासिम के मध्य अच्छे संबंध न थे। अतः 1763 में शुजा-उद-दौला ने भगोड़े मीर कासिम के विरुद्ध अंग्रेजों को सहायता देने का भी प्रस्ताव रखा,
परंतु जब मीर कासिम इलाहाबाद पहुंचा तो शुजा-उद-दौला का विचार बदल गया, क्योंकि इस समय मीर कासिम के पास 10 करोड़ रुपए के जवाहरात थे। शुजा-उद-दौला इस संपत्ति को हड़पना चाहता था। इसके अलावा वह बंगाल बिहार पर अपना प्रभाव भी बढ़ाना चाहता था, परंतु शुजा-उद-दौला ने दुरंगी चाल चलते हुए अंग्रेजों से भी बातचीत जारी रखी। लगभग 6 माह ऐसे ही गुजार दिए। जब अंग्रेजों ने शुजा-उद-दौला के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो उसने अंग्रेजों के से युद्ध करने का निर्णय लिया। मुगल सम्राट शाह आलम भी उसके साथ हो गया। शाह आलम भी दुरंगी चाल चल रहा था। उसने गुप्त रूप से अंग्रेजों को लिख भेजा था कि वह विवश होकर नवाब वजीर के साथ दे रहा है। उधर अंग्रेजों ने पहले से ही युद्ध की तैयारी कर रखी थी। अंग्रेज सेनानायक मुनरो लगभग 8000 सैनिकों के साथ बनारस से पूर्व में स्थित बक्सर नामक स्थान पर पहुंच गया। नवाब वजीर की सेना भी वहां पहुंच गई। युद्ध के पूर्वी अंग्रेजों ने कूटनीति घूसखोरी का सहारा लिया और शुजा-उद-दौला और उसके अधिकारियों को अपनी ओर मिला लिया। 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर में दोनों पक्षों के मध्य युद्ध हुआ। 3 घंटे युद्ध में अवध की सेना बुरी तरह से पराजित होकर मैदान से भाग खड़ी हुई। युद्ध अंग्रेजों सेना ने 825 सैनिक मारे गए, जबकि शुजा-उद-दौला के लगभग 2000 सैनिक मारे गए। शुजा-उद-दौला भी भाग निकला। अंग्रेजों ने उसका पीछा किया। जनवरी 1765 में बनारस के निकट शुजा-उद-दौला पुनः परास्त हुआ। अंग्रेजों ने चुनार और इलाहाबाद के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। शुजा-उद-दौला ने मराठा सेनानायक मल्हार राव होलकर की सहायता प्राप्त की, परंतु अप्रैल 1765 में कड़ा के युद्ध में अंग्रेजों ने उन दोनों को परास्त कर दिया। अंत में शुजा-उद-दौला ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। मीर कासिम भागकर दिल्ली गए, जहाँ उसकी 1777 में मृत्यु हो गई। यानी बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया और इसमें भी मुनरो ने इनको परास्त कर दिया। मीर कासिम, शुजा-उद-दौला आदि को परास्त कर दिया। अब इसके आगे पढ़ेंगे इस युद्ध का महत्व। बक्सर के युद्ध भी भारतीय इतिहास का एक मोड़ बिंदु था। इस युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई थी। एक दृष्टि से इसका महत्व प्लासी से भी अधिक था। इससे अंग्रेजों की प्रतिष्ठा और प्रभाव में आशातीत वृद्धि हुई। मुगल सम्राट शाह आलम और उसका वजीर नवाब शुजा-उद-दौला दोनों परास्त होकर अंग्रेजों की दया पर निर्भर हो गए, यानी दोनों परास्त हो गए। प्लासी में तो क्लाइव के षड्यंत्र के कारण बिना लड़े ही अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई थी, किंतु बक्सर के मैदान पर अनुभवी सेनानायक शुजा-उद-दौला, उसके पास अंग्रेजों की तुलना में 5 गुना सैनिक कम थी और एक श्रेष्ठ तोपखाना भी था। उसको परास्त होना पड़ा। इससे अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता प्रमाणित हो गई। भारतीय शासकों की सैनिक शक्ति का खोखलापन स्पष्ट हो गया। प्लासी के युद्ध में केवल एक नवाब के भाग्य का फैसला नहीं हुआ था। विजय के परिणाम स्वरूप केवल बंगाल के लाभकारी स्रोतों पर कंपनी का अधिकार हुआ था, परंतु बक्सर के युद्ध में 3 प्रमुख व्यक्तियों, मुगल सम्राट शाह आलम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मीर कासिम का भाग्य का फैसला हो गया और इस विजय के फलस्वरूप संपूर्ण अवध सूबे पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया। अवध पर नियंत्रण अंग्रेजों के लिए उत्तरी भारत के साम्राज्य स्थापना का सरल कार्य हो गया, क्योंकि इसके बाद अवध के किसी नवाब ने अंग्रेजों का सामना करने का साहस नहीं किया। इस युद्ध में संपूर्ण भारत पर प्रभाव पड़ा। अब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी एक अखिल भारतीय शक्ति बन गई। प्लासी में उसने बंगाल की सेना को परास्त किया था, किंतु बक्सर में उसने उत्तरी भारत की सेना को परास्त किया। इसके बाद अवध मराठों की संयुक्त सेना को परास्त किया। उसके शानदार सैनिक सफलताओं, सैनिक राजनीति में उसका सम्मान तथा भय बढ़ गया। अब उसका प्रभाव क्षेत्र बंगाल से दिल्ली की तक विस्तृत हो गया। इसलिए कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया। ब्रूम ने ठीक ही लिखा है, इस प्रकार बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध समाप्त हुआ, जिस पर भारत का भाग्य निर्भर था और जो जितनी बहादुरी से लड़ा गया, परिणामों की दृष्टि से उतना ही महत्वपूर्ण था। अब बंगाल का नवाब कंपनी के हाथ की कठपुतली था। अवध का नवाब उस पर निर्भर रहने वाला मित्र और मुगल सम्राट उसका पेंशनर था, यानी मुगल सम्राट तक को पेंशनर बना दिया इस युद्ध ने। नेक्स्ट, इसमें क्लाइव की दूसरी सूबेदारी और उसने बंगाल में क्या क्या कार्य किए, स्थापना में और क्या आगे सहयोग दिया, उनके बारे में हम आगे जानकारी रखेंगे। क्लियर। 1765 से 1767 तक बक्सर के युद्ध समाप्त हो गया, परंतु मुगल सम्राट और अवध के नवाब की संबंध में
नीति निर्धारित करने का काम बाकी रह गया। उसके अलावा कंपनी आंतरिक मामलों में भी सुधार की आवश्यकता अनुभव करने लगी थी, क्योंकि अधिकारियों के बढ़ते हुए निजी व्यापार के कारण कंपनी को पर्याप्त मुनाफा नहीं मिल रहा था। इन सभी विषयों को ठीक ढंग से सुलझाने के लिए किसी योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता थी। अतः कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को दूसरी बार बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। क्लाइव की कलकत्ता पहुंचने से पूर्व ही मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी थी। उसका अल्पवयस्क पुत्र था जो क्लाइव को इस समस्या का समाधान भी करना था। संक्षेप में, क्लाइव जब दोबारा भारत आया तो उसे अपना संपूर्ण समय राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने तथा कंपनी के आर्थिक प्रशासन को सुधारने में लगाना पड़ा। नेक्स्ट, 1764 के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि। में इलाहाबाद की संधि। 1765 में जब क्लाइव कलकत्ता पहुंचा, उस समय पूरा मुगल साम्राज्य कंपनी के चरणों में पड़ा हुआ था। क्लाइव के लिए किसी निर्णय पर पहुंचना आसान काम न था। बक्सर के तुरंत बाद वेंसीटाट ने शाह आलम को अवध का सूबा देने का आश्वासन दिया था। उसने सोचा कि यदि कंपनी की सीमाओं के पास ही मुगल साम्राज्य की सीमाएं रहेंगी तो कंपनी के हितों अधिक सुरक्षित रहेंगे। परंतु क्लाइव का मानना था कि यदि अवध कमजोर मुगल सम्राट को दे दिया गया तो मराठे अवध पर निरंतर धावा मारते रहेंगे और कंपनी को मराठों से उलझना पड़ेगा। काउंसिल के कुछ सदस्यों की राय थी कि आगे बढ़कर दिल्ली पर अधिकार कर लेना चाहिए, लेकिन अनुभवी राजनीतिज्ञ क्लाइव ने समझ लिया कि ऐसा करना लाभप्रद नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के पास इतने साधन नहीं थे कि वे इतने भूभाग का व्यवस्था कर सके। इससे कंपनी का मराठों से झगड़ा उठ खड़ा होता और इस बात की भी आशंका थी कि कहीं बंगाल, बिहार, उड़ीसा भी उसके हाथ से न निकल जाए। ऐसे एक सुझाव यह भी था कि कंपनी मुगल बादशाह को दिल्ली जाने के लिए तथा अपना भाग्य आजमाने का एक स्वतंत्र छोड़ दे, परंतु इस स्थिति में मराठे मुगल सम्राट को अपने नियंत्रण में ला सकते थे और भी कोई भी शक्ति उन्हें अपने वश में कर फायदा उठा सकती थी। ऐसी स्थिति में क्लाइव ने काफी सूझबूझ और राजनीतिज्ञता का परिचय देते हुए मध्यम मार्ग निकाला और उसने मुगल सम्राट बादशाह के साथ इलाहाबाद की संधि की। अवध के नवाब, जिसकी शर्तें निम्न हैं। पहली, अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले को लेकर बादशाह को सौंप दिए गए, यानी अवध के जो नवाब ने कड़ा और इलाहाबाद का जो जिला था वह मुगल बादशाह को सौंप दिया गया। दूसरा, मुगल बादशाह ने एक विशेष फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी, यानी अंग्रेजों को दीवानी अधिकार भी मिल गया। एक अन्य फरमान द्वारा बादशाह ने मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला को इन प्रांतों का नवाब स्वीकार कर लिया, यानी सूबेदारी तो दी थी किंतु नवाब नजमुद्दौला को बनाया गया। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष देना स्वीकार कर लिया, यानी इनके बदले 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष आपको दिए जाएंगे। इस प्रकार की संधि से कंपनी को वैधानिक रूप से बंगाल, बिहार, उड़ीसा का अधिकार प्राप्त हो गया। अब वह मुगल बादशाह के अधिकारी की हैसियत से वहां शासन करने लगी। इन सूबों में अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने का प्रयास भी करने लगी। क्लाइव ने अवध के नवाब और वजीर शुजा-उद-दौला के साथ पृथक संधि की। इस संधि के अनुसार कड़ा और इलाहाबाद को जिला को छोड़कर अवध का संपूर्ण राज्य शुजा-उद-दौला का वापस दे दिया गया, परंतु चुनार का दुर्ग अंग्रेजों के पास ही रखा गया। नवाब वजीर ने कंपनी के युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देने का वचन दिया और वजीर ने भविष्य में मीर कासिम और उसके समर्थकों को संरक्षण अथवा नौकरी न देने का आश्वासन भी दिया। अंग्रेजों की संरक्षता में बनारस, गाजीपुर की जागीर राजा बलवंत सिंह को पैतृक जागीर के रूप में दे दी गई। नवाब ने अवध की सीमा में कंपनी की निःशुल्क व्यापार करने की भी सुविधाएं प्रदान कर ली। इस अवसर पर क्लाइव ने अवध में कुछ फैक्ट्रियां स्थापित करने की भी इच्छा प्रकट की, परंतु शुजा-उद-दौला ने इसे स्वीकार नहीं किया और क्लाइव को ज्यादा जोर नहीं दिया। पृथक संधि के द्वारा कंपनी ने अवध की सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। अवध के नवाब ने कंपनी की सैनिक सहायता का व्यय देना स्वीकार कर लिया।
इस प्रकार बंगाल के नवाब के साथ भी एक समझौता करना जरूरी हो गया। इलाहाबाद की संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से लगान वसूल करने और असैनिक न्याय प्रदान करने का अधिकार भी मिल गया। निजामत अर्थात शांति व्यवस्था और फौजदारी के न्याय नवाब के अधिकार में रह गया। नए समझौते के अनुसार निजामत के कार्य के व्यय के लिए कंपनी ने नवाब को 23 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। इस प्रकार बंगाल में दोहरा शासन की शुरुआत हुई, जिसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि का मूल्यांकन। इलाहाबाद की संधि का मूल्यांकन। इलाहाबाद की संधि के संबंध में विद्वानों के परस्पर विरोधी मत व्यक्त किए जाते हैं। सर आयरकूट का मत है कि क्लाइव ने एक शानदार अवसर खो दिया। मृत अथवा निष्क्रिय शासकों को पुनः जीवनदान देना निरर्थक था। शुजा अब्दुल्ला को पुनः सिंहासन रूढ़ करने के स्थान पर उसे स्वयं अवध पर अधिकार कर लेना चाहिए था और मुगल बादशाह के नाम से दिल्ली की तरफ बढ़ जाना था, जहां वह अपनी सत्ता को कायम कर सकता था। एक अन्य मत यह है कि क्लाइव ने शाह आलम के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया। वेंसिटाट ने उसे अवध का प्राण देने का वादा किया था, परंतु क्लाइव के वचन का पालन नहीं किया गया। इन आरोपों के विरुद्ध क्लाइव की दलील यह है कि वेंसिटाट ने मुगल बादशाह के साथ कोई लिखित समझौता नहीं किया था। इसके अलावा मुगल बादशाह पर ऐसा बोझ डालना अनुचित था जिस पर भार वहन करने की उसमें क्षमता ही नहीं थी। वस्तुतः इलाहाबाद की संधि क्लाइव की गहरी सूझबूझ का परिणाम थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी ने भी हाल ही में वैधानिक अधिकार प्राप्त किए थे। कंपनी किसी साहसिक योजना को हाथ में ले, उससे पहले उसकी स्थिति को सुदृढ़ करना आवश्यक था। चूंकि कंपनी मुख्यतः एक व्यापारिक संस्था थी, अतः उसके लिए अभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को हाथ में लेना उचित न था। बंगाल की सुरक्षा की समस्या अभी भी सिरदर्द बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में नए सैनिक अभियानों से सैनिक कंपनी को भारी हानि पहुंच सकती थी। यदि अवध को कंपनी के अधिकार में लिया जाता तो भारत के देशी शासकों में असंतोष उत्पन्न होने की संभावनाएं थी। कंपनी के पास इतने बड़े राज्य का शासन चलाने के लिए योग्य अधिकारी और कर्मचारियों का अभाव था। इन सभी तथ्यों के आधार पर इलाहाबाद की संधि काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस प्रकार हमने देखा बक्सर के युद्ध में 3 सेनाओं को परास्त कर दिया अंग्रेजों ने और भारत पर वास्तविक अंग्रेजी सत्ता की स्थापना कर दी। प्लासी के अधूरे कार्य को बक्सर के युद्ध में पूरा किया गया। 1765 में इलाहाबाद की संधि के द्वारा उन्होंने पेंशनर बना दिया मुगल बादशाह को, अवध के नवाब को उनका मित्र बना दिया और बंगाल में पूरी तरीके से अंग्रेजों का शिकंजा कस गया। मीर जाफर के पुत्र नजमुद्दौला जो अल्पवयस्क था उसको वहां का शासक बना दिया और शासन का सारा भार अपने हाथ में ले लिया। निजामती कार्य करने का उन्हें अधिकार दिया और दीवानी का काम करने का खुद ने अधिकार रखा। यानी लगान वसूल करने की बात आती तो वह स्वयं उसमें आगे बढ़ जाते हैं, और लगान नहीं वसूल करना है और अन्य किसी प्रकार से शोषण करना है तो उनको यह अधिकार दे दिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई और क्लाइव ने किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए इन सभी जगहों पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। इसीलिए ये कहा जाता है कि कंपनी के पास वो दिल्ली पर अधिकार कर सकती थी, अवध पर अधिकार कर सकती थी, किंतु कंपनी के क्लाइव का यह कहना था कि कंपनी के पास इतने अच्छे सैनिक नहीं थे, न अधिकारी थे, न कर्मचारी थे कि वह इतने बड़े भूभाग का देख रेख अपने हाथ में ले सके। अतः यह कहना सही है कि बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना में क्लाइव की महती भूमिका थी और उसने किस प्रकार इन सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर कार्य किया और इन पर अधिकार कायम रखा। इस क्लास में इतना ही। आपको जो मैंने पढ़ाया आज वो निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा, जिनमें आपको मैंने बताया था मीर कासिम के बारे में कि मीर कासिम किस प्रकार अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य कर रहा था, किंतु अंग्रेज इनके पक्ष में नहीं थे। फिर बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद मैंने बक्सर के युद्ध का महत्व, क्लाइव की दूसरी सूबेदारी, इलाहाबाद की संधि, इसके बारे में काफ़ी परिचर्चा की। अतः यह क्लास यही समाप्त होती है। इससे अगली वाली क्लास में हम पढ़ेंगे बंगाल में दोहरा शासन। धन्यवाद। जय हिंद।